अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, मतलब कि इसका अभिक्रिया होता कैसा है और किस तरीके से करता है। ठीक है, अगर इसको पूरा याद रखना है तो आप थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं, इससे आपको ये याद रखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको देख के आंसर बोले तो तुरंत बोल देंगे। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है सर, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जो भी बोल सकते हैं कि अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करता है, लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा एकदम सिंपल, खाली ये फॉर्मूला याद रखें, काम हो गया। ठीक है, इसके आधार पर आप कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। HCl के साथ में कोई और धातु को मिला लीजिए और उसको बना कर देखिए क्या बनता है। ये आप पर्सनली एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, यहाँ पर हम एक आध को एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ से समझते हैं क्या लिखे हैं ऊपर में। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बना देता है, और जो यौगिक बनता है उसको हम लोग लवण बोलते हैं। तो एक यौगिक बना दिया और हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर दिया, लवण बनाया, हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित किया, अम्ल धातु मिला, तब ये चीजें बन कर गए। यही चीज हम यहाँ हिंदी में लिखे हैं और ये शॉर्टकट में फॉर्मूला, ये जल्दी याद रहेगा और इसको तुम ये अपने मन से बना सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर यही लिखा है कि अम्ल के सात धातु की अभिक्रिया को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एकदम शॉर्टकट चीजें, उतना ना लिख। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा दोस्त, यही तो बता रहे हैं कि अम्ल में किसी भी धातु को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो लवण बन जाएगा, मतलब खराब नहीं होगा। तो चेंज तो हुआ, अम्ल से और धातु मिला तो लवण में चेंज हो गया, तो उसका रूप चेंज हुआ ना दोस्त, तो वो क्या हो गया, लवण बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस भी बन जाएगा। ठीक है ना, उसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए आप ये एग्जाम्पल्स रख सकते हैं। NaO2 जो कि एक एक्वा प्लस यहाँ देना था ना, उधर दिया गया, प्लस Zn जिंक जो कि सॉलिड रूप में है, तो हम लोग को क्या बना सर, Na2ZnO2 सॉलिड बना, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी बन करके आया। इसको हम लोग बोल सकते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है ना, सोडियम Na2ZnO2 जिंकेट, सोडियम जिंकेट इसको बोल सकते हैं। तो ये इसी फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड ये मिक्स हुआ और फिर हमको ये बन करके मिल पाया, जस्ट ये चीज। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देगा। और ये प्रोसेस जो है सब में नहीं होता है, ऐसा अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, इसलिए हम बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दिए हैं, लेकिन डेफिनेशन से याद रख लेना है, कभी जरूरत पड़ता है तो इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज था, इसको समझने के लिए आपको फिगर को भी समझना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें अच्छा खासा चीजें समझाया गया भी है। आप ये फिगर को समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। जब हम लोग अभिक्रिया करके देख रहे हैं तो क्या हो रहा है सर, तो जब यहाँ पर अभिक्रिया करके देखा जा रहा है दानेदार जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, जिंक को अम्ल के साथ में जब किया जा रहा है तो यहाँ से जो निकल रहा है सर, साइड से गैस निकल रहा है यहाँ से, और पानी में पाइप के माध्यम से, और यहाँ जो पानी है वो साबुन के बुलबुला है, जैसे हम लोग साबुन घोर देते हैं पानी में उस तरीके से, और उसके नीचे से पाइप लगा करके, और कैसे हम लोग फूकते थे तो बुलबुला छूटता था, उसी तरीके से इसमें से निकल करके गैस वा और बुलबुला दे रहा है, और हाइड्रोजन गैस से ऊपर बाहर निकल रहा है, और बोला कि वहां मोमबत्ती दिखाइए, तो क्या होता है, और जैसे हम वहां मोमबत्ती ले जाएंगे ना तो ये जलने लगेगा पूरा गैस। मतलब यहाँ पर क्या हुआ सर, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जो ये रिएक्ट करके बाहर निकल रहा है हाइड्रोजन गैस, उसमें आग पकड़ने का क्षमता हो जाता है, और वो फट फट करके आवाज करने लगता है, जलता है फट फट आवाज करता है। जैसे हम लोग पानी में तेल मिल जाता है, छनकता है तो कैसे लगता है, फट चट चट ऐसे करता रहता है कुछ न कुछ, उस तरीके से ये भी जलता है, वैसा ही आवाज करता है। मतलब ये प्योर शुद्ध तो नहीं है जलने लायक, लेकिन कुछ इसमें मिक्स है जिसकी वजह से पट पट आवाज ये सब होते रहता है। तो ये प्रोसेस है, इसको जरूर छाप लेगा अच्छा से, और इसका नीचे का जो है ये हेडिंग रहेगा, आप चाहे ऊपर हेडिंग लिख के छापिए, चाहे तो इसको नीचे ही लिख लीजिए। एक और भी फिगर है सर, जो कि ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना यहाँ पर गुजारा जा रहा है, वहां पर सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड मतलब OH मतलब क्षार है ना, एक अम्ल के साथ में अभिक्रिया दिखाया था, क्या हो रहा है सर, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला छूट रहा है। और एक यहाँ पर एग्जांपल्स दिखा रहा है हमारे पास में, इसमें भी क्या कर रहा है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है इसमें, और प्रखनली से इधर निकल करके इधर साइड में आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट प्रखनली यहाँ पर है, और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में ये अभिक्रिया कर रहा है। और यहाँ पर देखो सिथेल फ्लेन की यहाँ से बाहर जो निकल सकता था वो निकलेगा, जो भी चीजें बन करके आएगा उसमें। इस तरीका से ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाता है कि धातु और क्षार कुछ इसी तरीके से अभिक्रिया करता है अम्ल के साथ में, अम्ल क्षार के साथ में धातु यही अभिक्रिया करता है। अब हमारे पास ये टॉपिक से एक और बचा हुआ है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में कैसे अभिक्रिया करता है। यहाँ पर किसके बारे में स्पेशल बोला है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो चीज को अगर आपको ये याद रखना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप ये याद रखेंगे तो इतना नहीं याद रखना पड़ेगा, आंसर आप तुरंत दे देंगे। धातु कार्बोनेट या तो फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है सर, तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल बनाता है। एक दोनों में से कोई भी ले लीजिए, इसको दो समीकरण लिख सकते थे लेकिन यहाँ पर हम इसी में ऐड कर दिए हैं, एक ही में चाहिए दोनों में से कोई भी। तो मान लेते हैं कि पहले एक बार इसके बारे में, धातु कार्बोनेट प्लस में अम्ल मिलाएंगे तो क्या बनेगा सर, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जल भी बनेगा। या तो फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अम्ल मिलाएंगे सर, अम्ल में मिलाएंगे तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, दोनों कॉन्सेप्ट में बनेगा। तो ये दो समीकरण है एक ही में लिखा हुआ है और इसी से तुमको इसका जवाब मिल गया है। हम लिख देंगे वही देख देख करके, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। बस हो गया आंसर। हम आंसर यहाँ से देख के दे रहे हैं और ये सब लिखे हैं थोड़ा सा उसी चीज को यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे समझाते हुए तब वहां पर जाएंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं सर, Na2CO3 जो कि एक सॉलिड है और HCl जो कि एक अम्ल है सर, और ये जब मिल करके आया तो ये 2NaCl जो कि एक विलियन के रूप में आया है और हाइड्रोजन पानी भी आ गया है मतलब जल H2O, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, जो कि सारा इसी रूल्स पर काम कर रहा है। एक एग्जाम्पल्स और है जो कि वही रूल्स पर सेम काम कर रहा है, सेम टू सेम, देखो सेम वही चीज आया है। तो जस्ट इस तरीका से जब भी हम लोग कोई भी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अगर अभिक्रिया करते हैं तो सेम प्रोसेस मिलता है। ये NaCl H2O CO2 मतलब हम लोग के पास में लवण मिल रहा है सर, जल मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, आगे पीछे रहेगा उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, जब ये प्रोसेस हुआ है, जब हम ये किए हैं और यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हैं, अगर इसी में से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है सर, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इसी को गैस को चूना के पानी में अगर डाल के देखते हैं तो क्या होता है, इसी गैस को चूना के पानी में प्रवाहित करते तो क्या होता है। तो चूना के पानी मेरे पास में है CaOH जो कि पानी एक्वा है, विलियन है, CO2 गैस इसमें मिला रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो रहा है सर, CaCO3 सॉलिड रूप में और H2O लिक्विड रूप में बच रहा है, यानी कि श्वेत अवक्षेप, व्हाइट रंग का अवक्षेप बच रहा है मेरे पास में। CaCO3 किसका फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला, हाँ यहाँ पर लिख भी दिए हैं, कहाँ पर ये, हाँ यहाँ पर चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के ही विविध रूप है। तो ये सारा चीजें है सर, इसका नाम उक्रिम से कोई भी हो सकता है, सभी का नाम यही है, CaCO3 और हाइड्रोजन लिक्विड के रूप में। तो श्वेत अवक्षेप का अगर कभी बोलेगा कि फॉर्मूला बोलिए तो यही बोल देना है, CaCO3, ठीक है ना। या तो फिर बोलेगा कि कोई श्वेत अवक्षेप का नाम बताइए, निम्न में से कौन श्वेत अवक्षेप है, तो चूना पत्थर हो सकता है, खड़िया हो सकता है, संगमरमर हो सकता है, एक में से कोई भी, सेम यही है, ठीक है ना, सेम नाम वही है, ठीक है। अगर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये तो नॉर्मल सा था, लेकिन और ज्यादा इसमें प्रवाह करेंगे तो क्या हो सकता है, CaCO3 H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और मिलाते हैं तो CaHCO3 और इसका भी होल टू एक्वा के रूप में, जो कि जल में विलियनशील, मतलब पूरा का पूरा सर घुला हुआ दिख रहा है। CaHCO3 के होल टू एक्वा रूप में, विलियन के रूप में, ई फॉर्मेशन चेंज हो गया, पूरा उसी में घुल कर खत्म हो गया, उसी में रह गया है, ठीक है। ये तो समझाई दिए हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, इसमें सर इस तरीके से सभी के साथ नहीं होता है, लेकिन ये सर सबके साथ में होता है, सेम प्रोसेस, ठीक है। अगर इसी अभिक्रिया हमको लिखना है साफ सुथरा सर तो आप ऐसे लिख लीजिए, डेफिनेशन सिंपल सा मिल जाएगा, हमको उतना करना ही नहीं पड़ेगा, इसका सवाल का जवाब उसी से मिल जाएगा। इतना प्रोसेस के लिए एक दो एग्जाम्पल लिख लेंगे, मेरा 2 नंबर 5 नंबर जो भी पूछेगा उतना आराम से आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं बचा हुआ है। अब हम लोग ये देखेंगे अम्ल एवं क्षारक परस्पर
कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या कहता है मेरा, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। मतलब ये दोनों अपने आप में मिलता कैसे है, और जब मिलता है तो क्या होता है। दो दुश्मन अगर आपस में मिलेगा तो क्या करेगा, और दो दोस्त आपस में मिलेगा तो क्या करेगा। एक दोस्त एक दुश्मन आपस में मिलेगा तो क्या करेगा। ये कुछ ऐसा कंडीशन है। एक दोस्त दोस्त मिलता है तो हाय हेलो करता है अच्छा तरीका से, दुश्मन मिलेगा तो लड़ाई झगड़ा ही करेगा। लेकिन एक दोस्त और दुश्मन मिलेगा तो तीसरा कुछ ना कुछ पॉइंट वहां क्रिएट होगा, चाहे एगो को शांत रहना पड़ेगा या एगो को मार खाना पड़ेगा, शांत रह के मार खाएगा या एगो मारेगा, कुछ ऐसे में से फॉर्मेशन आ सकता है। लेकिन दोनों एक जैसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से हो जाएगा, जब दोनों मिलेगा तो एक तीसरा नया चीज का जन्म हो जाएगा। यार यार ऐसा उम्मीद नहीं था लेकिन ऐसा हो गया है। ठीक है, तो वही चीजों का जवाब भी इसमें मिलेगा कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करता है और क्या होता है उसके बाद में। तो यहाँ पर हालांकि शॉर्टकट्स में अगर जवाब चाहिए तो मेरा ये हो गया, ये मेरा शॉर्ट में जवाब, इतना याद रखेंगे इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस चीज को हिंदी में लिख करके थोड़ा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने में थोड़ा अच्छा लगता है और बच्चन को ज्यादा समझ में आता है। अम्ल द्वारा क्षारक प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्या कहने का मतलब, अम्ल को क्षारक में डालिए, क्षारक को अम्ल में डालिए, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों एक दूसरे के खत्म कर देता है, मामला निपटा देता है। ठीक है ना, इस तरीका से। मतलब ये हम लोग जब शुरुआत चैप्टर किए थे तो उसमें एक बात आया था कि अगर आप लोग के पेट में किसी तरीका से, क्योंकि हम लोग तो HCl अम्ल पेट में से निकलता है, जलन होता है, लहर देता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सवाल किए थे शुरुआत जब पढ़ा रहे थे तब, तो उसका जवाब ही अभी मिलेगा लास्ट में सिरप के बारे में जब चर्चा करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट को समझिए क्या हो रहा है। अम्ल द्वारा क्षारक प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, एक दूसरे को खत्म कर देता है, कोई मतलब नहीं निकलने देता है, न तू रहेगा ना हम रहेंगे, कोई और हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, सीधी बात। अब इसमें कोई एग्जाम्पल से देखा जाए तो एग्जाम्पल के माध्यम से जल्दी समझ में आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का विलियन है सर, एक्वा है तो, और HCl ये भी एक तरह का विलियन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग का है, ये अम्ल है और यहाँ OH है। मतलब समझ रहे हैं सर कि ये क्या है सर, क्षारक। ये साफ साफ समझ में आ रहा है, ये पहले समझा चुके हैं कि OH क्षारक है, यहाँ HCl अम्ल है। तो अम्ल और क्षारक मिले तो क्या बना सर, NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि विलियन के टाइप में बना, और हाइड्रोजन H2O लिक्विड के टाइप में बना, मतलब जल बना मेरे पास में। और ये चीज देखो इसमें क्या है सर, ना ही तो OH का माध्यम आया है, ना ही तो हाइड्रोजन का माध्यम आया, एक ने दोनों को छोड़ करके जो बच गया ना वो आ गया है। देखो अब यहाँ से एक तीसरा पहचान होता है जो उस टाइम में हम नहीं बताए होंगे, क्योंकि हमको पता है कि इसको समय पर ही बताना अच्छा रहता है। जब आप किसी अम्ल का पहचान कैसे करना है वो समझा दिए तो उस टाइम में क्षारक का पहचान कैसे करना है शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कैसे करना है, लेकिन लवण का कैसे करना है सर वो कौन बताएगा, लवण को कैसे पहचानेंगे। ये चीज का कॉन्सेप्ट है सर कि जो ओखनी दोनों में से एगो था अम्ल का पहचान, एगो लवण का पहचान, एकनी दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा तो मतलब वो लवण हो जाएगा, ना हाइड्रोजन मिलेगा ना तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा, एकनी दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा तो वो मेरा लवण हो जाएगा, सीधा सीधी बात। ठीक है ना, ये सिंपल सा लाइन है, देखो यहाँ पर खुद समझो, OH नहीं है, H भी नहीं है, ये दोनों गायब हो गया, और जो एकनी दोनों में था ना वो दोनों साथ हो गया, तो ये बन गया हम लोग का सर लवण के रूप में और जल के रूप में बन गया। ठीक है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, जब क्षारक और अम्ल आपस में मिलता है, या अम्ल या क्षारक आगे पीछे रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या लिख दिए थे कि अम्ल क्षारक मिले, ये क्षारक अम्ल एक दूसरे को समाप्त करेगा, चाहे आगे पीछे रहेगा और उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो जब क्षारक अम्ल मिलता है सर तो लवण और जल बनाता है, मतलब इसको उदास कर देता है, मतलब एकरा में जो गुण था विक्रम गुण था, दोनों का गुण मिक्स हो गया, टकरा गया और बेचारा उदास हो गया। ठीक है ना, जब कोई एक दूसरे को बात नहीं मानता तो आदमी उदास हो जाता है ना, ठीक उसी तरीके से दोनों को बात नहीं चला तो बेचारा उदास हो गया, उसके साथ में एक और सपोर्टर कुछ ना कुछ आगे पीछे। ठीक है, इस तरीके से काम हुआ। तो यहाँ पर बन गया हम लोग का उदासीन अभिक्रिया। जब हम लोग को एग्जाम में पूछेगा कि उदासीन अभिक्रिया क्या है, तब भी आप यही जवाब लिखेंगे, यही एग्जाम्पल लिखेंगे। मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा उदासीन के बारे में समझाने का कोशिश किया गया है। लेकिन उदासीन आया कहाँ से है,
वो हमारा हेडिंग बना हुआ है कि अम्ल और क्षारक जब परस्पर मेल कर रहे हैं तब भी हमको उदासीन मिल रहा है, नहीं तो मेल नहीं करता तो नहीं मिलता। तो हम लोग एग्जाम में ये 2 नंबर के देखने को मिल जाता है कि उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण एगो देकर के, एक दो उदाहरण देकर के समझाइए। तो डिफिनेशन दे देना है, ये वाला भी डिफिनेशन दे देंगे तो चलेगा, ये एग्जाम्पल दे देंगे तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा परफेक्ट करके काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, इसे हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अपना देहाती भाषा में कैसे बोल देंगे सर, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए। जब क्षारक अम्ल मिलता है या अम्ल क्षारक मिलता है तो लवण और जल बनाता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं उदासीन अभिक्रिया। ठीक है, बात खत्म। उदासीन अभिक्रिया बोले, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोले, उदास लग गया मतलब कि उदास हो गया, तो उसमें अम्ल क्षारक मिक्स हो गया, लवण बन गया और जल बन गया। बस आपको ये याद रखना है। इतना पूरा कॉन्सेप्ट में सभ्य से मेन फॉर्मूला यही है, जैसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर याद रखते हैं कि क्षारक और अम्ल मिलेगा या अम्ल या क्षारक मिलेगा तो लवण और जल ही बनेगा। जल लवण आगे पीछे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में से भी आगे पीछे, क्योंकि दोनों जोड़ में है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसे मतलब बोल सकते हैं जल और लवण मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल मिलेगा तो क्या बन रहा है, देखो अगर अपोजिट नहीं रहे, क्षारक अम्ल ऐसे हो रहा है, दोनों अलग अलग टूट करके दो अलग अलग बनेगा। जस्ट आप कैसे करके भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको पूछा जाएगा एग्जाम में ये सर कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का डिफिनेशन दीजिए, एग्जांपल्स दीजिए। अपना दिमाग से मान लेते हैं कि हम पूरा भूल गए, हमको 1% नहीं याद है कुछ ना, लेकिन इतना सुन खाली ये याद रख लेना, अम्ल क्षार लवण। अरे हेडिंग में चैप्टर का नाम याद रख लो ना भाई रे, कि अम्ल क्षार लवण याद रख लो, अम्ल क्षारक लवण, तो ये दोनों मिल गया सर तो लवण बन गया बस याद रखना। और यहाँ से तुमको उदासीनीकरण हो गया, क्योंकि अम्ल क्षारक मिला सर तो लवण बना, जो कि उदासीनीकरण, अम्ल क्षारक मिला लवण बना, इसे ही हम लोग उदासीनीकरण बोलते हैं। इतना बोलो ना, बड्डी है इतना यार। अम्ल क्षारक मिला और लवण बना, लवण को ही हम लोग उदासीनीकरण बोलते हैं, उदास बोलते हैं। उसका कोई रवैया नहीं होता, उसका स्वाद ही एकदम चेंज हो जाता है। अब ये तीनों का थोड़ा सा अंतर समानता जो भी मिले, अंतर थोड़ा सा बताता है डिफरेंट, क्योंकि समानता का टॉपिक आगे चलने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। और हम लोग अपना घरेलू में कहाँ इसका यूज पढ़ तो ले रहे हैं सर, आप पढ़ा दे रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, परीक्षा में भी आ जा रहे हैं, मतलब क्या इससे हमारा लाइफ में क्या चेंजेस हुआ, कैसे हम समझेंगे इसको। घरेलू में भी तो कुछ होना चाहिए ना जुगाड़, ऐसा कुछ समझाइए जिससे हमारे घरों में भी समझ में आ जाए कि अच्छा ये प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है पढ़ाई का, ना कि इसको पढ़ लिया, इतना पढ़ने के बाद क्या समझ में आ गया, क्या कर लेंगे इतना जान के, कुछ तो नहीं। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि पढ़ाई से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अभी जो समझेंगे वो काम का चीज है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये है। हम लोग का पूरा घर में अम्ल क्षार लवण भरपूर पड़ा हुआ है, जल भी पड़ा हुआ है, हम लोग पूरा यूज करते हैं घरेलू चीज में। अम्ल कौन ची है सर, आम इमली जितना भी हम लोग खाते हैं, जो खट्टा चीजें हैं, अचार वगैरह वगैरह, वो सब अम्ल है, घर में चलता है। ठीक है। क्षारक क्या है सर, केकरा घर में साबुन नहीं है, साबुन है ना, साबुन के टेस्ट किया है दांत पे काट के, हम किए हैं भाई, हम सब प्रैक्टिस मतलब कि प्रैक्टिकली बताते तो हम कर ले रहते पहले। अम्ल तो सबको खाया भाई रे, आम वगैरह वगैरह सब खाया हो गया, इमली उमली कैसा लगता है जीभ को पता है ये, लेकिन साबुन को टेस्ट किया है, साबुन सरफ को टेस्ट करेगा तो वो क्षारक है, हम किए हैं, बानी टाइप में अजीब सा लगेगा। अच्छा ये खाए हो कभी, क्या बोलते हैं यार, फिटकुरी, ऐसे लगड़ता है ना दरिया में, फिटकुरी लगड़ता है, नवई सब, नवई सब पत्थर के नहीं लगड़ता है यार, कभी हाँ हाँ कभी चाक के देखे हो, अजीब लगता है कहवा, ठीक है ना। तो अम्ल आपका घर में है सर हाजिर, क्षारक भी है, और लवण कौन जी सर, सबके घर में नमक है, तो वही है हमारा लवण। और पानी तो सब लोग जानते हैं कि हमारे घर में पानी ही है भाई, चक्कर से जो निकलता है वो पानी, ठीक है। तो अम्ल क्षारक और लवण हमारे घर में है सर, और इन सब का अपना अपना एक यूज होता है, हमको जब जरूरत पड़ेगा तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सर कि अम्ल का क्या गुण था, नीले लिटमस को लाल करना, क्योंकि अम्ल है एसिड है सर, तो खतरनाक शो करेगा कि हम खतरनाक आदमी हैं, नीला को लाल कर दिया। इसका एग्जाम्पल हम खुद ही बता सकते हैं, हम अपना, मेरा कुछ ऐसा कपड़ा है जिसमें रंग छूटता है सर, अब मैं अचानक से खींच रहे थे और पूरा रंग में कपड़ा चेंज हो गया, फिर दूसरा बार खींचे नहीं तो अलग अलग खींचे थे, दोनों को मिक्स नहीं किए थे, जेरम से रंग छूटा से दूसरा कपड़ा में चढ़ गया और उसका रंग भी बदल गया था, फिर दूसरा बार धोए ना तो उसका अलग से धोए। तो इससे हमको क्या समझ में आया सर कि अम्ल और क्षारक का गुण था उसमें,
नीला को लाल कर दिया, लाल को नीला कर दिया, मतलब उसका गुण को ही चेंज कर दिया था पूरा। फिर से सरप्पा सब लाल हो गया पूरा, अब फिर धोबे तो फिर काला हो गया, मतलब फिर नीला में चलने जाना है। लाल मतलब क्या खाता? वो मतलब किसका कुछ है? नमक हम और अधिक खारा होता है। हाँ हाँ, नमकीन नमकीन लवण, जैसे नमक हम लोग खाते हैं ना, तो नमक लवण ही है, ठीक है, जो जिसमें ना ही तो अम्ल का गुण मिलेगा, नहीं तो क्षारक, ना ही नीले नीले में तो लाल, ना ही लाल को नीला कर रहा है, वो जे है सो वैसा ही है, नमकीन टाइप में है, ठीक है ना। तो पहचानने का इसका और भी तरीका मिल चुका है कि लवण को हम कैसे पहचान सकते हैं सर, तो जिसका स्वाद नमकीन होता है, क्षारक को सर कड़वा होता है, इसका सर खट्टा होता है। पहचानने के एक और माध्यम मिल गया हम लोग को। पहचानने का यहाँ पर तरीका तो है ही, फॉर्मूला से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और जल में दोनों नहीं रहे। पहचानने का वो भी एक तरीका है, यहाँ स्वाद से भी पहचान सकते हैं। गंधीय सूचक तो था ही, उसको पढ़ लिया तो उसको से भी पहचान सकते हैं, उसका सब अलग अलग मैटर है। लेकिन ये नॉर्मली हम लोग के घर में यूज होता ही होता है सर। आप दोनों को जब मिक्स करेंगे तो वैसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसका यूज अभी और लास्ट में बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला ऑटोमेटिक, सर आपको ये पूरा याद हो जाएगा। आपको खाली ये याद रख लेना है, और आपको अपना मन में सोचना है कि अम्ल के आदमी हमारा फॉर्मूला सर लिखा है तो शुरू में याद हो गया। HCl तो सबको याद रहता है कि मेरा पेट में HCl अम्ल है सर, जरा से खाना पचता है, ठीक है, ये सबको याद होगा। क्षारक में कोई उठा लीजिए किसी का भी नाम, NaOH, जो भी आपको याद हो सकता है थोड़ा मोड़ा, आप उसको मिक्स करिएगा, और मिक्स करके आपको हम क्या बताएं कि OH और H जो है ना वो गायब हो जाएगा, जो बचेगा उसने दोनों को जोड़ देना, आपका लवण बन गया। एग्जाम्पल ऐसे ही, और जल बनता है लास्ट में, जल मतलब आप दोनों को एक कोई एग्जाम्पल नहीं याद रख सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो भाई दोनों तरफ से फायदा होगा, उसका भी ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, अगर ई पूछ दिया तो इसको भी कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों को मिक्स कर देंगे, जरूरी नहीं कि जो सर लिखा है वो हमको याद रहेगा, आपको कुछ भी याद रहेगा, वहां पर अपना मन से बनाना होता है। आप जितना दिमाग दौड़ा पाएंगे उतना अच्छा से एग्जाम्पल दे पाएंगे, 1 गो 2 गो 3 गो जितना बोलेगा उतना दे दीजिएगा। आगे बात करते हैं, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। जो भी धातु ऑक्साइड बनता है सर अम्ल में स्पेशली क्या रिएक्ट करता है वो, इसका जवाब समझिएगा। क्षारक एवं अम्ल, देखो यहाँ पर हम क्षारक भी लिखते हैं जानबूझ के, क्योंकि सर यहाँ पर सिर्फ अम्ल की बात कर रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा था, क्षारक भी यहाँ लिख देना चाहिए था हेडिंग किताब में, लेकिन फिर भी आंसर में दे दिया तो चलता है। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। जैसे हम लोग सर क्षारक और लवण की अभिक्रिया देखे थे, ये वाला पूरा प्रोसेस ऊपर में, उसी तरीके से अगर अम्ल के साथ में ये मिक्स हो जाए तो सेम वही काम करेगा जो ये किया है, बस यही चीज इसमें लिखा हुआ है। ठीक उसी के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करता है। ये मेरा आंसर हो गया। तुम्हारा सवाल है सर कि अम्लों के साथ अभिक्रिया साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करते तो क्या होता है, तो एग्जैक्ट इसी के जैसा होता है, जिस तरीके से अम्ल क्षारक मिल करके लवण जल बनाता है, ठीक उसी तरीके से ये भी वही काम करता है, ये भी लवण और जल ही बनाता है। आप लॉन्ग लिख लीजिए या शॉर्टकट में ही लिख दीजिए कि जब अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किया जाता है तो लवण जल बनाता है, एक लाइन में, या घुमा फिरा पूरा बड़ा कर दीजिए। देखना है कि कितना नंबर के पूछ रहा है, उतना अनुसार में हम उसको बढ़ा चढ़ा के अपना हिसाब से बना लेंगे। आगे, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, ये जरूरी चीज याद रखिए इसको, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी मिलता है और 2 नंबर में पूछेगा इस तरीके से कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, ऐसे करके, तो यही आंसर इसका है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं सर, क्योंकि सर जो प्रोसेस अम्ल क्षार में हो रहा है सर वही वाला गुण में एरम हो रहा है, इसी को वैसे इसको भी बोल देते हैं। मतलब क्या सर, यही वाला कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इसीलिए भी हम लोग इसको धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि गुणवा सेम से मैच कर रहा है दोनों का, अम्ल में क्षारक, क्षारक में अम्ल, उसी तरीके से यूज हो रहा है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, तो देखिए इस फॉर्मूला के जैसा, जो कि बार बार सभी में वही यूज हो रहा है, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ में लवण जल, सब में लवण जल बन रहा है दोस्त, बस यही चीज को ध्यान रखना है। और इसी चीज को टॉपिक्स को आगे समझाया गया सर कि जब क्षारक के साथ में अधात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया किया जाए, यहाँ बोला था कि अम्ल में धातु और यहाँ पर क्षारक में अधातु, ठीक है ना, क्षारक के साथ में अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं क्या मिलता है,
एग्जाम्पल से समझाया गया है, लेकिन इसका आंसर लास्ट में यही वाला है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि आधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मतलब यहाँ पर जो है ना, इसका आंसर ये वाला, क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, सेम टू सेम। अंतर इसका मेन यही है, दोनों एक ही समान है। लेकिन इसको समझाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल से शुरू किया है, जो कि एक अच्छा आंसर बनता है। तो हम इसको अपना मन से भी लिख सकते हैं। कैसे सर? क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एक अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि यह निकाल सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मतलब धात्विक ऑक्साइड बोल रहा है, सॉरी अधात्विक ऑक्साइड जो बोल रहा है वो क्या होता है सर? अभिक्रिया करता है तो अम्ल के प्रकृति के रूप में सामने आता है। और जैसा हमने ये सब चीजें देखा है, उसी तरीके से ये भी काम करता है। ठीक, फिर से एक बार समझिएगा, ये एग्जाम्पल्स के लिए है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है सर? क्षारक है, क्षारक लिया गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या कर रहा है सर? अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। एग्जाम्पल्स के लिए लिया गया है सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, और जो कि एग्जाम्पल में लेना है क्या सर? अधात्विक, तो अधात्विक के रूप में लिया गया है और लवण और जल का निर्माण करता है। और यह क्या बता रहा है सर? कि क्षारक और अम्ल के बीच होने वाला अभिक्रिया क्या होता है? लवण और जल बना रहा है। और इसमें भी क्या बोल रहा है सर? लवण और जल, जो कि दोनों क्या दिख रहा है? एकदम एक समान दिख रहा है। तो इसी से हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इसका जैसे आंसर कुछ मिला था ना, ये क्या होता है सर? धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाले, सॉरी यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड भी होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या मिलता है हमको कि निष्कर्ष ये निकलता है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति को होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्षारकीय ऑक्साइड क्षारक जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है? अम्ल जैसा होता है। अधातु अम्ल जैसा दिख रहा है अगर क्षारक से मिला रहे तो, और यहाँ पर धातु को अम्ल से के साथ में मिला रहे हैं तो क्षारक जैसा लग रहा है। जस्ट ये दोनों के जस्ट अपोजिट जा रहा है, और इसमें कोई चीजें नहीं है। सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानता होता है? ये हमारा टॉपिक है आपका। ठीक है, जितना भी अम्ल होता है और जितना भी क्षारक होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो समानता होना ही चाहिए भाई। क्या समानता होता है? इन सभी चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो जो जो चीजें आते जा रहा है उसको बताते जा रहा है। पहले तो अम्ल के बारे में भी चर्चा चल रहा है, बाद में क्षारक के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जितना अम्ल होगा सब में समान रासायनिक गुणधर्म, सभी में मैचिंग करेगा, जैसे कि हाइड्रोजन आयन सभी अम्ल में रहेगा। ठीक है ना, सीधी बात है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के आने वाला है। ठीक है ना, कि सभी अम्लों में रासायनिक गुणधर्म एक समान होता है या अलग अलग होता है, ऐसे करके मिलेगा ऑब्जेक्टिव। एक समान होता है, ठीक है ना। और अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है अम्ल तो क्या होता है दोस्त? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, ये सब चीज को भूलना नहीं है। तो इससे हमको क्या पता चलता है? अगर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ तो इससे हमको पता चल रहा है सर कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन होता ही है। तो पहला मेरा तो यही मिल गया इसका गुण में सर कि हाइड्रोजन सब में होता है सर। जब भी अम्ल देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन हमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, ठीक है। आगे, जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है, इसका क्या मतलब है? जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। अगर कोई भी पानी में अम्ल का मात्रा थोड़ा भी मिला हुआ है तो थोड़ा विद्युत चालन करेगा, भरपूर मात्रा है तो भरपूर वोल्टेज आएगा। कैसे सर? उसको समझिए, आप समझ के चलिए। ये मेरे पास में कोई एक बर्तन है, ठीक है। अब इस बर्तन में ऐसे पानी है डाला हुआ, तो अब कभी तुम लोग प्रयोग करके देखा है कि ये हमारा पास में बॉल है, देखिए, और बॉल में जो दो तार निकल रहता है, यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, ये बैटरी से जोड़ दिए हैं। तो यहाँ से और ये वाला तारवा सर, ये वाला तारवा, ये दोनों जोड़ेंगे ना, एक तार तो जा रहा है बॉल में, एक तार हम जोड़ेंगे तब जाएगा, है ना। लेकिन सर
हम ये ताला नहीं जोड़ते हैं और ये ताला को हम पंजे में डाल देते हैं ऐसे करके। अब बिना सटले तो क्या बिजली जलेगा? कैसे? नहीं सटा हुआ तो। अगर हम इसी में कोई भी केमिकल डाल देते हैं, अम्ल डाल देते हैं, तो ये जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। यही चीज को समझना है, ठीक है ना? तो जलेगा, जब अम्ल डालेंगे तो जलेगा, बिना तार ज्वाइंट मारले ही जल जाएगा वो, ठीक है ना? अगर जिस चीज में अम्ल नहीं है तो उसमें आप ताड़े से डाल के रखेंगे, आपको बिजली नहीं जलने वाला है। तड़वा जोड़ेंगे तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन हमको इससे पता क्या चल रहा है सर कि इस पानी में क्या अम्ल है या तो अम्ल नहीं है, पानी शुद्ध है या नहीं है, इससे भी ये भी पता चल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज समझाने का कोशिश किया गया है कि जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। अगर हम पानी में अम्ल घोर देते हैं और लाइट जलाते हैं सर, बिना तार जोड़े उसमें जल जाता है सर। और मतलब बैटरी में पानी पानी डाला जाता है और मतलब अम्ल। ठीक है। अम्ल क्षार दोनों तरह का बैटरी में पानी आता है डालने वाला, वो अलग मैटर है, उसके बारे में आगे चर्चा चलेगा अगर मिलेगा बीच में तो, ठीक है? अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। अगर अम्ल नहीं रहेगा उस बर्तन में तो बल्ब नहीं जलेगा, बुतल ही रहेगा। लेकिन अगर अम्ल उसमें डाल देते हैं तो वो लाइट आ जाएगा उसमें, बिना तार जोड़ले ही वो जलना चालू हो जाएगा। तो इससे पता चला सर कि अम्ल होता है, ठीक है? और इतना चीज याद रख लेना है कि जिसमें अगर ऐसे जल जाता तो समझ लेना है कि वो आदमी बोल रहे हैं उस पानी में अम्ल है, मतलब कि उसमें केमिकल की मात्रा है, ठीक है? सीधी सीधी बात है। अब अगर हम लोग के शरीर में अगर डाल के देखा जाए जल जाए तो समझ लेना हम अन्य शरीर में भी अम्ल है। अब अगर नहीं जलता है तो समझ लेना अम्ल नहीं है। हम मतलब ऐसे कर सकते हैं, एगो मतलब पानी ले लेंगे लोटा में, हाँ आदि कुछ खट्टा चीज डाल देंगे तो जल जाएगा, बल्ब सही। हाँ, ट्राई करके देख लेना, हो जाता है। तो सीधी सीधी बात है कि लोटा में नहीं करना, लाइन में मार देगा, ठीक है ना? कोई डब्बा में ही करना, कचकाड़ा में, ताकि सटे तो थोड़ा सा झटका ना लगे, और उसके बाद ट्राई करना। अब डायरेक्टली वाला लाइन मत करे लगना, थोड़ा बैटरी वगैरह से करना है। डायरेक्ट से करोगे पता चलेगा इन्होंने सट गया तो चपका देगा तोरे, ठीक है? उस चीज को मत करना। ये हमारे पास में ये था, जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन कर रहा है, लेकिन सर ग्लूकोज अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। दारू दारू, ठीक है ना? ग्लूकोज जो हम लोग पीते हैं तो वो वाला चीज है, और अल्कोहल ये सब विद्युत का चालन नहीं करता है, मतलब कि ये सब क्लीन और फ्रेश होता है जो भी हो जाए, इसमें केमिकल की मात्रा नहीं होता है, नहीं तो रहेगा तो विद्युत जलेगा, ठीक है? अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित आयनों द्वारा होता है। ये चीज को याद रखनी, जितना हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो सारा चीजें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए है स्पेशली, ठीक है ना? यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसके वजह से चालन जो हो रहा है अम्ल विद्युत का, वो हो रहा है उसके अंदर आयन की वजह से। तो हम लोग जानते हैं सर आयन प्लस होता है सर हाइड्रोजन आयन, वो सब चीजें को ऐसे। तो अम्लों में क्या होता है, यहाँ पर लिख दिए हैं धन आयन H प्लस होता है। ये ऑब्जेक्टिव आपको ये भी मिलेगा एग्जाम में, ये अम्ल में क्या होता है सर, कौन सा आयन होता है, तो धन आयन होता है, ऋण आयन या धन आयन, ऐसे ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो हाइड्रोजन आयन ये यहाँ पे मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? H प्लस को हाइड्रोजन आयन के रूप में धन आयन होता है, तथा ऋण आयन में कौन कौन हो जाएगा सर, जैसे कि HCl में Cl माइनस में। अब देखिए अगर आप 9 क्लास में पढ़े होंगे तो ये चीजें पढ़ाया गया होगा कि प्लस और माइनस मिल करके कोई फॉर्मूला बनता था, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता तो फॉर्मूला बनता था HCl। याद आ रहा है कुछ? तो इसमें हाइड्रोजन प्लस है, क्लोरीन माइनस है। तो अम्ल में दो चीजें होता है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, लेकिन जो बिजली जल रहा है वो प्लस वाला की वजह से जल रहा है, ठीक है ना? माइनस वाला की वजह से नहीं। जैसे HCl है सर, HCl में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमारा प्लस, Cl माइनस नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन है सर प्लस, NO3 माइनस चार्ज, CH3COOH में CH3COO ये हमारा माइनस हो गया सर, और यहाँ पर H हमारा हाइड्रोजन प्लस हो गया है, ठीक है? इस तरीके से होता है। H2SO4 में सर, H2SO4 में H2 और यहाँ पर SO4, तो SO4 में यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया है और यहाँ पर 2 जो आया है इसका संयोजकता के हिसाब से आया है, तो यहाँ पर इस पर दो गो माइनस में है, 2 धनायन माइनस में होता है। क्योंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H प्लस है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में आयन
H प्लस एक्वा उत्पन्न करता है। इससे हमको यही चीज पता चल रहा है कि अम्ल हमेशा हाइड्रोजन आयन पता चलता ही चलता है, ठीक है ना, हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है वो, ठीक है, प्लस वाला उत्पन्न करता है, और इसी कारण इनका गुणधर्म अम्लीय हो जाता है। मतलब इसका गुण अम्लीय होने का रीजन भी यही है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए इसका गुण अम्लीय होता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि अम्ल का गुणधर्म अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन देने की वजह से इसका गुण अम्लीय हो जाता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। ये दो टॉपिक है इसमें, अम्ल या क्षारक का क्या होता है। अभी हम लोग अम्ल पर चर्चा कर रहे हैं, क्षारक के बारे में आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, और जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में से H आयन पृथक नहीं होता। मतलब सर ये जो है हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होता है। HCl प्लस में H2O अगर हम इसको मिक्स करके देखें सर पानी में और इसमें, तो तुम खुद देखोगे कि इसमें जो H है हाइड्रोजन आयन जो है प्लस वाला, इससे बाहर है ही नहीं। इसमें देख लो और इसमें देख लो, हाइड्रोजन, दो गो हाइड्रोजन, के गो हाइड्रोजन, तीन गो ऑक्सीजन, और ये माइनस वाला अकेले था, ये है। लेकिन क्या इसमें प्लस वाला में से हाइड्रोजन गायब है कहीं पे? प्लस तो प्लस ही है भाई रे, आयन है ही। मतलब ये अलग ही नहीं होता है, जो होता है सब साथ रहता है। अलग जो इसका रहेगा वो रहेगा माइनस वाला, लेकिन ये हमेशा प्लस में ही रहता है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकता है, क्योंकि पानी में सर H2O होता है और इसके साथ में मिलेगा तो H3O प्लस बन जाएगा। मतलब ये परमानेंटली है सर कि पानी के साथ में हमेशा H प्लस रहेगा। ये दिमाग में बैठा लो, हाइड्रोजन आयन हमेशा पानी में रहेगा लेकिन अकेले नहीं रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर है बोल रहा है ये। ठीक है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, लेकिन पानी में हमेशा रहेगा। ठीक है ना, अणुओं के साथ में हमेशा ये रह सकता है। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H प्लस एक्वा लिखा जाता है। ये चीज को याद रखना है। हाइड्रोजन आयन को क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन को H प्लस में एक्यू लिखना जरूरी है सर, विलियन लिखना जरूरी है। विलियन नहीं लिखेगा तो जरूरी नहीं कि ये है, क्योंकि अभी क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन सभी जगह पर नहीं रहेगा लेकिन पानी में रहेगा। तो जब विलियन लिखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि सर किस में रहेगा ही रहेगा ये, और ऐसे अकेले रहेगा तो नहीं रहेगा। ठीक है, या हाइड्रोनियम H3O प्लस से दर्शाना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं H प्लस में, या तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जब विलियन में आएगा तो H प्लस है सर और H2O में है वो, तो फिर क्या हो जाएगा H3O प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया ये वाला, हाइड्रोनियम, निम्नलिखित में से हाइड्रोनियम का सूत्र क्या है, H3O प्लस। ठीक है ना, हाइड्रोनियम का सूत्र क्या होता है ये याद रखना है। हाइड्रोजन जानते हैं सर H होता है H2O, ठीक है ना, हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोनियम H3O, H2O H3O, बस हाइड्रोजन हाइड्रोनियम, बस ये चीज को याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में अभी क्षारक के बारे में अभी बात करना बाकी है। किसी क्षारक को जल में अगर घोलते हैं तो क्या होता है, लास्ट में फिर डिस्कस करेंगे कि अम्ल क्षारक को जब घुल जाता है तो क्या हो सकता है। ठीक, तो अब यहाँ से टॉपिक मेरा अलग स्टार्ट हो रहा है, उसी का है लेकिन अलग से है। किसी क्षारक को जल में, जो भी सीखे हैं वो सब अम्ल के बात था, लेकिन अब सिर्फ क्षारक के। किसी क्षारक को जल में अगर घोलते हैं तो क्या होता है, तो क्षारक जल हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। ये सबसे सिंपल सा इसका जवाब हो जाएगा। जब क्षारक सब घोलते हैं सर तो जल हाइड्रोक्साइड यानी कि OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है। और अगर इसको समीकरण को लिखना है सर तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर सोडियम को हाइड्रोक्साइड OH के साथ में, जो कि सॉलिड है, पानी के साथ में मिलाते हैं सर, तो सोडियम प्लस विलियन आता है और OH माइनस में आ जाता है, मतलब कि हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है ना, जल हाइड्रोक्साइड ग्रुप में आ जाता है। KOH में अगर जल मिलाते हैं सर तो K प्लस में और OH माइनस में, एक में। MgO2 के साथ में अगर जल मिलाता है तो Mg2 प्लस में, और यहाँ पर 2OH माइनस में चला जाता है। मतलब कुल मिलाकर के वही बात बोला गया सर कि क्षारक को अगर जल में क्षारक को अगर मिलाते हैं सर, जल में घोलते हैं तो जल हाइड्रोक्साइड आयन ही उत्पन्न करता है। तुम सभी में देख लो, तीनों में जल है सर और तीनों में यही निकला है, सेम टू सेम, जस्ट यही चीज था इसका। तो क्षारक के बारे में तो जाने हैं,
लेकिन क्षारक के अंदर के पॉइंट क्षार, ये क्षार क्या होता है, क्षारक के क्षार दोनों एक ही चीज है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का फुल्का 19-20 का फर्क है। क्षार क्या होता है सर, जल में घुलनशील क्षारक, जिसमें साबुन घुला हुआ है। हाँ, तो जो घुला हुआ है ना, तो उसको फिर बोलते हैं क्षार। क्षारक को क्षार बोलते हैं, देखो यहाँ क्या बोले, क्षारक को क्षार बोलते हैं, लेकिन वो जल में घुलना चाहिए तब। क्षारक बाहर आ सकता है, लेकिन जैसे ही जल में घुला वो क्षारक, क्षार बदल जाएगा, क्षार हो जाएगा। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ये भी हमको ध्यान देना है। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल सकता है कि निम्न में से कौन क्या क्षारक सभी घुलनशील होता है या नहीं होता है, या इस तरीके से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो सभी क्षारक जल में नहीं घुल पाता है, कुछ घुलेगा कुछ नहीं घुलेगा। इसका स्पर्श कैसा रहता है, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि क्षार का स्पर्श कैसा होता है, तो साबुन के तरह, मतलब छुएंगे तो साबुन के जैसा लगेगा, चिकना एकदम स्लिप करता है ना साबुन, उस तरीके से, ठीक है। और इसका स्वाद कैसा होता है सर, कड़वा होता है। स्वाद में क्षार कड़वा होता है, और अगर चिकनाहट देखा जाए तो चिकनाहट होता है, साबुन के जैसा फिसलन होता है, ठीक है। और प्राकृतिक संक्षारक होती है, मतलब ये संक्षारित हो जाता है, संक्षारण कर देता है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि निम्न में से किसे हमको नहीं छूना चाहिए, चखना चाहिए। हालांकि दोनों को, अम्ल क्षारक दोनों को नहीं करना चाहिए काम, लेकिन यहाँ पर क्षार की बात कर रहा है, तो इसको छूना भी नहीं है, चखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह हानिकारक होता है, इसीलिए, ठीक। ये चीजें, ये और ये चीजें हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। सभी अम्ल क्या देता है सर, H+ आयन देता है, और सभी क्षारक OH- में आयन उत्पन्न करता है। ये हमारा दोनों ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाता है कि अम्ल को अगर जल में घोलते हैं तो कौन सा आयन देता है, तो हाइड्रोजन आयन H+ देता है, और OH- देता है क्षारक। जस्ट इस तरीके से इसको याद रख लेना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी हम पहले ही समझा चुके हैं कि अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण और जल बनता है। वही चीजें यहाँ पर भी समझाया गया है, बस थोड़ा सा अलग स्टाइल में, ठीक है। अम्ल और क्षारक मिलता है तो लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, HX और MOH। अब यहाँ पर ये X के मतलब क्या, तो इसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम दूसरा चीज ले सकते हैं, HCl। तो यहाँ पर देखो H सर हाइड्रोजन हमारा है, तो हाइड्रोजन के साथ में कोई ना कोई, X के मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पर पदार्थ होगा। और तुमको कभी भी किताब में भी तुमको क्वेश्चन देख करके मिलेगा बीच बीच में कि उस X पदार्थ का नाम बताइए जो इसमें घुला हुआ है, ऐसे करके क्वेश्चन कहीं पर किताब में मिलेगा बीच बीच में। तो वो समझ लेना कि X मतलब जो यहाँ पर है कि कुछ और तत्व है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, उसके जगह खाली स्थान के जगह पर X माना गया है कि HX, यानी कि कोई भी H के साथ में कोई भी HCl हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है, HNO3 हो सकता है, कोई भी उसके साथ में हो सकता है। तो इस X की जगह पर कुछ भी हो सकता है, प्लस में M नहीं सर, मेटल, कोई भी पदार्थ के साथ में OH, मतलब यहाँ पर हमारा हो गया अम्ल, और यहाँ पर ये पूरा हो गया क्षार। ये पूरा अम्ल के बोध करा रहा है, ये पूरा क्षार के। तो अम्ल को और क्षारक को अगर साथ में मिलाते हैं तो क्या बनता है सर, तो यहाँ पर बन जाएगा M के साथ में X बनेगा, मतलब कि कोई भी यहाँ पर मेटल के साथ बनेगा, और HOH, तो तुम देखो एगो और एगो दूगो H2O, मतलब ये H2O है, HOH मिल करके बना हुआ है, सो H2O ही है, बस घुमा करके लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ठेठ में देख रहे हैं कि यहाँ से H बच गया और यहाँ से OH बन गया, और एक नहीं दोनों क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कैसे करके बन क्या रहा है वो प्रोसेस को समझो, क्योंकि इस तरीके से तुमको काम देगा। जब अम्ल को और क्षारक को मिलाते हैं तो अम्ल के जो लास्ट वाला लाइन रहेगा, X का जो वैल्यू है लास्ट वाला, और जो क्षारक है उसका पहले वाला, एक नहीं दोनों मिलता है, और ये बनेगा पहले, और जो बचेगा से वो लास्ट में, यानी कि बचेगा यहाँ से एगो H, यहाँ से एगो H और एगो, तो H2O बन करके आया। यहाँ पर HOH लिखा हुआ है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इसको H2O ही हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि अम्ल और क्षारक मिलाएंगे, कोई अगर हमारे पास एग्जाम्पल्स रहेगा तो हम उसको क्या मिलाएंगे सर, तो अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि सर HCl प्लस में OH है ना, तो M के साथ में कौन सा मान लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से मान लेते हैं, तो क्या बन करके आएगा मेरे पास में, तो यहाँ पर सर शुरू वाला बोला गया था इसको बनेगा ऐसे ClMg, सपोज दैट मान रहे हैं, ठीक है ना, इसको सही गलत मत समझना उसको, ठीक है। और यहाँ पर है HOH, इस टाइप में बनेगा, यानी कि MgCl ऐसे लिख सकते हैं बढ़िया से करके, MgCl प्लस में H2O ऐसे करके लिख सकते हैं, कुछ ऐसे में से बन करके आएगा। तो हमको लेना कब है सर, इसके बाद वाला और इसके पहले वाला को मिला करके एक साइड,
और जो बच गया उसको पीछे साइड, ऐसे करके कोई ना कोई चीजें बनता है। तो कभी ऐसे एग्जाम्पल्स आ सकता है कि इसको और इसको मिलाएंगे तो कोई भी धातु का नाम दे सकता है, कोई भी यहाँ तत्व का नाम दे सकता है, और इसको मिलाएंगे तो हमको क्या बनेगा, जस्ट समझ लेना है कि हमको अगर कोई ना कोई मिल रहा है सर अम्ल है, ये क्षारक है, क्या है सर, उसको देख लेना और कॉन्सेप्ट को दोनों को पकड़ लेना और लिख देना जैसे ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सर कि H प्लस एक्वा और यहाँ पर OH माइनस में निकल रहा है सर, और दोनों मिलने के बाद क्या बन रहा है मेरे पास में H2O जल बन रहा है। मतलब अम्ल क्षारक में जो लवण जल बन रहा है सर, तो एकरे में से अम्ल क्षारक में से ही मिक्स होकर के यहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आ रहा है, और एक दोनों को मिलकर के जल का निर्माण हो जा रहा है। यहाँ पर आगे ये चीज भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो बड़ा बड़ा कॉलेज होता है उसमें लैब में देखा होगा, या बड़ा बड़ा जो डॉक्टर्स लोग होता है या बहुत बड़ा बड़ा क्लास का जो लोग होता है उसमें प्रैक्टिकली कराने के लिए सब रखा रहता है पूरा एकदम लैब। जैसे कि हम भी कॉलेज में गए तो देखे एकदम पूरा लैब खुला हुआ, एकदम पूरा सब कुछ केमिकल्स वाला चीजें सब रखा हुआ है। ये कौन तो मास्टर है जो मतलब अभी हाल मतलब 12 जब पढ़ाता है जब तक का होता है? तो एनसीईआरटी के जितने भी टीचर्स लोग हैं कराते हैं क्लास में, लेकिन क्लास में कराने के लिए उतना तो मटेरियल होना चाहिए ना, पैसा होना चाहिए उतना जो कि खर्चा करे और लेकर को दिखावे, और क्लास में बहुत सारा चीजें करना बहुत खतरनाक होता है, तो वो चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, उतना करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आइडिया देते हैं कि क्या किया जा सकता है। फिल्म वगैरह में देखा होगा ये सब चीजें। यहाँ सवाल है अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है, तो क्या होगा, सीधी सीधी जवाब इसमें तनुकरण का एक डिफिनेशन आ गया है जो कि एक दोनों को मिलाने पर यही होता है, तो इसका डिफिनेशन के साथ में इसका जवाब भी मिल जाएगा। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी कि H3O प्लस और या OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। यही इसका जवाब है कि जब अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है सर, तो उसका आयतन में कमी हो जाता है। मतलब सर कि अम्ल और ये सब चीजें जो बहुत गाढ़ा है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, पानी में मिलाएंगे तो ओकर मात्रा यानी कि ओकर शक्ति कम होने लगेगा, ताकत कम होने लगेगा, आयतन में कमी आने लगेगा। जैसे कोई भी गाढ़ा चीज में हम लोग जैसे मान लेते हैं कि शरबत है, अब घोल इसमें पानी डालते जाओ तो शरबत का स्वाद धीरे धीरे कमने लगेगा, पानी बहुत ज्यादा डालने की वजह से। ठीक उसी तरीके से है कि इसमें भी आयतन में कमी आने लगता है, थोड़ा गाढ़ा धीरे धीरे पतला होने लगता है, और पतला होकर के इसका धीरे धीरे असर खत्म होने लगता है। जस्ट ये चीजें हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं तनुकरण। ठीक है, तनुकरण इसी चीज को बोलते हैं। एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं, मतलब इन लोग का जो ताकत है धीरे धीरे कम होने लगता है, कमजोर होने लगता है। जैसे सपोज दैट सर मान ले जाए कोई भी चीज एग्जांपल्स के तौर पे मान सकते हो, इसमें अम्ल और क्षार मिला देते हैं, अम्ल क्षारक है, और यहाँ पे एक बाल्टी में पानी है, और इस चीज को मान लेते हैं कि सर हम इसमें डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा डालेंगे, धीरे धीरे करके डालते जाएंगे और घोल मिलाते जाएंगे, इस तरीके से चलाते भी जाएंगे, तो क्या होगा, इसमें तो हम गाढ़ा था पूरा, इसमें आके हल्का पतला हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अब अम्ल कमजोर हो रहा है। जस्ट ये चीज ठीक है। तो अम्ल क्षार जब मिला देते हैं पानी में तो कमजोर हो जाता है, मतलब कि ताकत कम होने लगता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को बहुत सारा सावधानी भी रखना है, और ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना है। जो लोग केमिकल में कभी कभी देखा होगा कोई फिल्म्स वगैरह में या तो शॉर्ट स्टेटस में या कभी भी आ जाता है, तो केमिकल रिएक्शन कर रहा था ब्लास्ट हो गया, लहर जाता है कभी कभी, देखो कभी इसे आंख में पूरा गया, हाथ में पूरा गया, हाथ जल गया, ये सब होते रहता है। लेकिन हम लोग को सावधान रखना पड़ेगा, सावधानी देना, ध्यान देना पड़ेगा। तो सावधानी के लिए चेतावनी उसमें डब्बा में बनाया हुआ रहता है, तो ये चेतावनी का साइन याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में कभी एग्जाम में आ सकता है, सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तन में लगे चेतावनी के चिन्ह, मतलब त्रिभुजाकार होता है, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, कि हम लोग का अम्ल और क्षारक वाला चेतावनी के लिए कौन सा चिन्ह होना चाहिए, तो त्रिभुजाकार में होता है। और यहाँ पर देखो केमिकल छापा हुआ है कि हाथ पर गिर रहा है, तो गिरने नहीं देना है, इस चीज से सावधानी रखिए, नहीं तो खराब हो जाएगा हाथ पूरा। ये चीजें हैं, तो ये चीज को साइड करते हैं। यहाँ पर समझते हैं अब कि अम्ल को और जल को कैसे मिलाना चाहिए, क्षारक और जल को कैसे मिलाना चाहिए कि इस प्रोसेस से कि नुकसान नहीं होवे, क्योंकि लेखन को कुछ पता नहीं होता है, क्लास में पढ़ा, जाकर के लैब में टेस्ट करने लगा, टीचर समझाने वाले भी नहीं है, और उसने दौरान में सब चीजें गड़बड़ा जाता है, शीशा फूट जाता है, शीशा गल जाता है, आदमी का हाथ जल जाता है। और चश्मा बिना पहनले तो करना ही नहीं है केमिकल का टेस्ट, क्योंकि आंख में जहां पड़ेगा तो आंख खत्म।
तो वैसन सिचुएशन में क्या करना है, कैसे मिलाना है वो चीज को समझो। कभी भी मेरे पास में ये है सर, ये अम्ल क्षारक है, जो भी कोई एक शीशा मान लो, चलो मान लेते हैं कि मामले में क्षारक है, चलो सपोज दैट इसको मानो, तो कभी भी हम बाहर से इसमें पानी नहीं मिलाएंगे। पानी मिलाओगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह है सर उष्मा क्षेपी, उष्मा गर्मी देता है, बहुत बहुत खतरनाक गर्मी देगा, ठीक है ना। तो अचानक से इसमें पानी नहीं मिलाएंगे, तो फिर क्या कर सकते हैं, इस अम्ल को दूसरा पानी वाला बर्तन में मिला सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब उड़ेल देंगे, तब भी नुकसान हो जाएगा। तो कैसे करना है सर, पानी को पहले घुमाते रहना है, इसे चलाते रहना है और बूंद बूंद करके गिराते जाना है, और पता भी नहीं चलेगा, सारा अम्ल इसमें घुल जाएगा। अचानक से ऐसे करके डाल देंगे धुआं तो बहुत अजीब सा हो जाएगा, सब रिएक्शन हो जाएगा, शीशा भी फूट सकता है। जिसमें हम प्रखनली में कर रहे हैं क्रियाकलाप, वो प्रखनली भी चकनाचूर हो जाएगा, फूट जाएगा, दड़क जाएगा, गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हाथ पैर पे पड़ेगा, गया काम से, क्योंकि ये सब बड़ी नुकसान का चीज होता है। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग को ये चीज का ध्यान देना है कि अभी भी अमल में हम लोग को पानी ऐसे नहीं डालना है, हम लोग को पानी में डालना है, डायरेक्टली भी नहीं, घुमाते घुमाते चल रहा है। जैसे कि हम लोग सर्फ डालते हैं, तो अगर एक ही जगह डालते हैं तो सर्फ में जो खाली पूरा दम हो जाता है। अब अगर हम लोग ऐसे घोरते घोरते रहते तब पूरा में सर्फ चला जाता है ना, तो रिएक्शन कम होता है। अब अगर एक ही जगह पर गिराएंगे तो एक ही जगह पर सब रह जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को पानी को पहले ऐसे से घोल लेना है, ऐसे घुराते रहना है और एक एक बूंद डालते जाना है, घुमाते रहना है। इससे क्या होगा कि जितना हमको चाहिए, जितना क्वांटिटी में, उतना हिसाब से वो काम करेगा। अब ज्यादा की बार एक तो मुंह हिल देंगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ लाइन्स लिख दिए हैं। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होता है, मतलब इसमें गर्मी काफी ज्यादा निकलता है, उष्मा बहुत ज्यादा निकलता है, हाथ पैर पैर जल सकता है, पूरा खराब हो सकता है, इसलिए चेतावनी का भी ध्यान रखना है और ये प्रयोग करते समय में ध्यान देना है, ठीक है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। तो इसमें क्या हो गया सर, नाइट्रिक अम्ल माने HNO3, HNO3, और इसमें क्या H2SO4, H2SO4। इस दोनों को मिलाते समय में और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब और खतरनाक होता है, पूरा खतरनाक कर देगा पूरा सिस्टम में। इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ग्लव्स वगैरह पहन लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और ये चेतावनी का भी ध्यान रखना है और बहुत ही बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट काम करना है। इस तरीके से तुम बहुत बार बहुत सारा फिल्म में ऐसे देखा होगा कि लैब में टेस्ट कर रहा है हीरो हीरोइन, और सब पूरा आ जाता है चेहरा पर या गिर जाता है, ये जो भी होता है इस टाइप्स में, तो समझ में आएगा ज्यादातर। हम लोग के पास प्रैक्टिकल है नहीं करे, बस समझ सकते हैं, ठीक। तो हमेशा इसी तरीके से करना है, एकदम आराम आराम से हिला करके उसमें केमिकल मिलाना है। या कोई भी चीज में हम लोग जब कोई चीज मिलाते भी हैं ना, तो ऐसा ही मिलाना चाहिए कि पानी में धीरे धीरे करके डालना चाहिए। जैसे हम लोग लील डालते हैं कपड़ा में डालने के लिए, तो लीलिया डाल करके फिर घोरते हैं, उसमें कोई रिएक्शन नहीं दिखा। लेकिन ऐसा कुछ चीज जिसमें रिएक्शन दिखे, अचानक से डाल देंगे तो फिर उसका रिएक्शन दिख सकता है, इसलिए उसको घोरते घोरते और तब डालते जाइए, घोरते जाइए, डालते जाइए, घोरते जाइए। ये एक सही तरीका है कोई भी चीज को घोरने का, उसमें मिलाने का, कि डालिए और घोलिए, डालिए घोलिए, ऐसे वो सही रहेगा, ठीक है। इसका ये चिन्ह याद रख लेना जरूरी से, त्रिभुजाकार, या लिख सकते हो, ये छाप सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कभी कभी मिल जाता है। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, इसके बारे में चलेगा अब, और इसका क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पीएच स्केल से सब इसी में आएगा। अब तुमको यहाँ से एक बहुत ही लॉजिकली चीज मिलेगा कि गंगा का पानी कितना गंदा होता है, साफ। लेकिन हम लोग पानी को कैसे नापते हैं कि पानी पी सकते हैं इसको, वो क्लास में पता चलेगा अब, कि ये पानी को हम पी ही सकते हैं या कौन पानी को हमको नहीं पीना है, वो इसी से टेस्ट होगा। कैसे पता करेंगे कि मेरा साबुन में यार ज्यादा केमिकल है, कैसे पता करेंगे ये जो बारिश हो रहा है ये खराब बारिश हो रहा है, सारा जवाब यही मिल जाएगा। कैसे पता करेंगे कि बगल वाला नदी का पानी गंदा है या पीने लायक है भी नहीं, या गंगा नदी का पानी गंदा है या पीने लायक, प्रैक्टिकली, ठीक है। सामान मेरे पास नहीं है लेकिन हो जाता है, ये सब समझोगे तो याद आ जाएगा। तो उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट में मिलता है दुकान में, उससे कर सकते हैं। तो वो सारा चीजें यहाँ पर पीएच स्केल में समझ में आएगा, उसी से हमको पता चलता है कि कौन चीजें ज्यादा हानिकारक है, कौन चीजें ज्यादा फायदा के हैं, और उसी चीज को हम लोग यूज करते हैं जो हम लोग को शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाए। और वो सारा चीजें टेस्ट करने के लिए यहाँ से सीख जाओगे, तो इजिली आराम से इस चीज को अप्लाई भी घर में कर सकते हो। साबुन भी जब लगाते हो तो तुम पहले टेस्ट कर सकते हो कि साबुन में केमिकल कितना है, अगर ज्यादा केमिकल रहेगा तो
शरीर एकदम पूरा चमड़िया एकदम उखर उखर कर देता है पूरा। तो हमको साबुन से लगाने से बचना है। इस चीज का तुम खुद ही प्रैक्टिकली समझ लोगे। तो हमको खराब चीजों को ध्यान देना है और उसको इग्नोर करना है, तो वो सारा चीजें सीखने को मिलेगा इसमें। क्लास बिल्कुल भी मत छोड़ना ये वाला।